शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नवांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। जो वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि होते हैं, अगर आप उनका समय की कीमत जाने तो आज स्वयं गजेंद्र सोलंकी जी भी 2 लाख मानदेय सहर्ष आनंद पूर्वक दिया जाता है समय की कीमत। इसके बावजूद भी गजेंद्र सोलंकी जी अथवा बड़े बड़े कवियों के पास समय नहीं था, वो अकिंचन सतमोला कवियों की चौपाल में अपने समय का दान देते हैं। अर्थात उन्होंने सतमोला कवियों की चौपाल में आर्थिक रूप से इस प्रकार से समय दान दिया। मंचीय कवि, कोई भी आज अच्छा समृद्ध मंच 25-30 हज़ार से नीचे के कवि मंचीय कवि नहीं होता, वो समय देते हैं। और नवांकुर कवि अपना वो गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना सहयोग देते हैं सदस्य बन करके। तो ये जो सहभागिता का सिद्धांत है, यही एक 22 वर्ष नहीं, ये कार्यक्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कमिटमेंट है सतमोला कवियों की चौपाल की, सतमोला कवियों की चौपाल के स्पॉन्सर सतमोला कंपनी की और चैनल की। और इसमें आप सहर्ष जो आप सहभागिता करते हैं, इसका यही एक आनंद है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि काव्य जगत, काव्य मंच पर अनेक प्रकार की विभूतियां हैं और सतमोला कवियों की चौपाल ने एक परंपरा प्रारंभ की पत्रकारिता और कविता क्षेत्र में। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य अमिट योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि गजेंद्र सोलंकी जी स्वयं उपस्थित है। जहाँ जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन। गजेंद्र भाई, एक चीज़ और है कि मैंने आपका वो समय भी देखा है कि आपके कविताओं के बेहद प्रशंसक होते थे। अभी हाल में निधन हुआ सुप्रसिद्ध राजनेता विजय कुमार मल्होत्रा जी। विजय कुमार मल्होत्रा जी आपकी कविताओं के बेहद प्रशंसक थे।
कुछ उनके साथ आपका समय बहुत रहा है, कुछ उनको नहीं, वो दरअसल श्रद्धांजलि क्या, स्वरूप भी अच्छा रहेगा कि श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए तो ज़्यादा मैंने लिखा नहीं। वो एक लेकिन आपका मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की एक जनसभा थी अंबेडकर स्टेडियम में, ये 99 की बात है शायद। तो क्या था कि मेरा 3-4 वर्ष क्या होते हैं कवि सम्मेलनों में, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो हमारे एक मित्र हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा गजेंद्र जी मैं चाहता हूँ आपका वहाँ पर कोई गीत हो जाए। उसमें ऑलरेडी कृष्ण मित्र जी को, जो कृष्ण मित्र जी हमारे बड़े कवि थे राष्ट्रवादी, उनको, अपने ओम प्रकाश आदित्य जी को और एक आध किसी नाम को ऑलरेडी वो कर चुके थे बुक। तो मुझे जैसे मिला तो बोले नहीं हमारे कवियों का हो गया, अब नहीं, मतलब तो मैंने क्षमा करें आप, ठीक है आपके कवि हो गए हैं तो एक बार मुझे भी सुन लेते, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा शाम को वहाँ स्टेडियम में आ जाओ। मैं शाम को स्टेडियम में चला गया, मीटिंग हो ही रही थी उसकी, जनसभा की। तो मैंने वो गीत, हैं आप थे तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा कि मेरा जो गीत है उसमें ये था कि लक्ष्य है अटल हमारे देश की पुकार है, देश की पुकार क्या ये वक्त की पुकार है, वक्त की पुकार है ये देश की पुकार है, देश की पुकार ये वक्त, मतलब इस तरीके से सुनाया। तो बोले ठीक है आप रहना, आपके सामने की बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको लेकर देखिएगा। 2 चीज़ हैं मेरा, एक तो ये था कि मैं अपनी शायरी से, कविता से राष्ट्रवाद की लाइन को लंबी करना चाहता हूँ, दूसरे की लाइन को छोटा करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं होता है कि पॉलिटिकली मैं किसी को गाली दे के अपनी कविता को या अपने आप को बड़ा करूँ, किसी कंधे पे बैठ के मतलब ये करूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो मतलब देश है, मैंने सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स की है। सोशियो कल्चर का मतलब ये है कि उसमें कहीं किसी को उपेक्षा, अपमान वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से। प्रसंग तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अनगिनत हैं। जब लोग कहते घूम रहे हैं आज के टाइम में अटल जी की जयंती पर कि हम अटल जी के निवास पे वहाँ पे जाके अटल जी बुला देते थे हमको कविता पढ़ने के लिए। मुझे मालूम है, मैं नेशनल को कन्वीनर था आर्ट एंड कल्चर सेल का, कौन कभी वहाँ गया कौन नहीं गया तो कुछ सुरेश शर्मा जी और 2-4 नाम ऐसे थे जिनको कभी अटल जी के वैसे ही मिलने जुलने के लिए। एक कवि गजेंद्र सोलंकी था जो माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने जब श्रम मंत्री थे उन्होंने एक वो शुरू किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का काम, आपको भी शायद याद होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का। तो कार्यक्रम अटल जी के निवास पर ही रखा गया था। तो उसमें उन्होंने कहा गजेंद्र जी आप आ जाओ, एक कविता सुना देना। तो एक विषय और जुड़ गया था उसमें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान का उसी टाइम जुड़ा था क्योंकि परमाणु विस्फोट, पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। उस परमाणु विस्फोट के बाद में सबके अंदर एक अलग अलग कविता लिखने का वो था। तो एक गीत लिख रहा था मैं, जिस गीत को 5 जन्य की उसमें 2य स्थान भी मिला था। और वो गीत था नाम है छंदों का सौदागर। उन्होंने एक प्रतियोगिता डाली 5 जन्य ने कि हुई मौन कवियों की वाणी, और ये वो चैलेंजिंग, मतलब कवि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं। तो मैंने उसका उत्तर भी लिखा कि नहीं मौन कवियों की वाणी, लावा सम है लहू धधकता, और इस तरीके से। फिर वो गीत मैंने 6 अंतरे लिखे थे उसमें। तो गीत तो लंबा है, उसमें एक अंतरा गलती से इसलिए कहूँगा कि उसमें जो 5 जो निर्णायक मंडल के लोग थे, नरेंद्र कोहली जी थे, विजय गुप्ता जी थी, नरेश शांडिल्य जी थे, और 2-3 नाम याद नहीं है, 5 जो थे। तो उन्होंने उसको गीत को प्रथम आना था। नामे छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें बहुत सारे आते हैं, मतलब रोती गंगा, मतलब सावन प्यासा, भादों प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुवन प्यासा है, जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है, निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है, उस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी, रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी, रोती फैल रहा विश्व अंग अंग में, पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, हुए विशैले जलथल अंबर, महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। तो फिर घूमते घूमते उसमें एक आया 5-6 अंतरों में कि ओ वीरों के वंशज जागो जागो, पौरुष के अवतारो, कोटि कोटि शिव शंकर जागो जागो, शोणित के अंगारो, करो प्रकाशित
दसों दिशाएं बनकर तुम नवयुग के दिनकर, क्रांति वीर प्रियंकर जागो जागो नवनूतन उजियारो, बेला है यह बलिदानों की कर दो दूर निशा अंधियारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी, आशाओं के। और उसमें दरअसल क्या था, 5 अंतरे काफी थे, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय अटल जी घूम रहे थे, तो मैंने एक अंतरा उनके ऊपर डाल दिया उसमें कि पूजन कर परमाणु शक्ति का, निज पौरुष का ज्ञान कराया, राष्ट्र संघ के दिव्य मंच से हिंदी का सम्मान बढ़ाया, और प्रतिबंधों से हमें डराते बनकर जो दुनिया के दादा, अटल इरादे लक्ष्य अटल है हमने यह जग को समझाया, चिर साधक हम संस्कारों के, हम ही चिर गौरव अधिकारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी। बहुत अच्छे आशाओं के दीप जलाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो मैं संदेश देना भी चाहता हूं कि झूठ का प्रचार वगैरह स्थायित्व नहीं होना चाहिए, झूठ स्थापित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो अटल जी के साथ कि मतलब मैंने काव्य पाठ किया, मुझे बुला लेते थे निवास पे, ये वो दुनिया भर के ये जो है, ये आई नो वेरी वेल। कोई अगर डिबेट करना चाहे तो आई एम रेडी टू। हाँ, तो इसमें उस दिन जो नहीं पता कि वहाँ स्टेडियम में मैं भी था। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी को अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप झूठ को स्थापित क्यों करना चाहते हो जबरदस्ती, अपने स्वार्थों के लिए, लालच के लिए। अटल जी जैसे व्यक्तित्व को, अजात शत्रु को, उनको आधार बना के आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं। मैंने तो कभी नहीं आज तक, आज आप पूछ रहे हो तो मैंने बताया, नहीं तो मैं ज्यादा करता ही नहीं। अभी अटल जी के उस पर वो एक बस वो मैं समापन करता हूं। तो वो गीत जो था मेरा, उसका एक अंतरा मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान से रिलेटेड है। उसमें कहता कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जो पहरी बन सीमाओं पर मृत्यु से लड़ जाते हैं, सींच सींच कर खून पसीने से माटी महकाते हैं, जो मृत्यु से लड़ जाते हैं, जो माटी को महकाते हैं, जिनकी मेहनत से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान। और इस तरीके से वो गीत है, उसमें बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। तो हालांकि ये गीत है, उस तरीके की कविता ओजस्विता और उससे नहीं है, लेकिन ये कंटेंट इसका ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आत्मगौरव की भावना भरता है, जवान किसान और विज्ञान को सम्मानित करता है। आज हमारा परम सौभाग्य है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए, जोरदार तालियों पर। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं, और आपने अपने जैसे सतमोला कम्यू चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है। और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें, डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। ये तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब भी मजा लीजिए। वो यूं कहा है मतलब कि जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशा के साथ,
जुगनू चराग चांद कभी कहे कशा के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, रस्ते का इल्म और ना, इल्म के माने होता है नॉलेज, के रस्ते का इल्म और न मंजिल का इम्तियाज, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज। देखिए आजकल के नौजवानों के लिए ये कि आजकल का समय कैसा चल रहा, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ। देखिए अब अपनी बात मैं थोपता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात आप सबके सामने रखता हूँ। दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ। अब देखिए ये समाज का दर्द आपके सम्मुख रखता हूँ अपनी शायरी, अपने शेर के ज़रिए, और ये दर्द मुझे महसूस हुआ है तभी ये शेर के ज़रिए लाया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको भी इस शेर में वो दर्द नज़र आएगा। प्रस्तुत करता हूँ कि देखे ज़ईफ़ खाने तो, देखिए दर्शकों, ज़ईफ़ खाना उसे कहते हैं जो वृद्धाश्रम कहते हैं, जिसे ओल्ड एज होम। अब वो अपने मस्तिष्क में रखिएगा आप कि देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ। आएगा संग लाख सफ़र जिंदगी में जब, देखिए संगलाख, मैं उस टाइम जो है अटक गया, वो इसलिए कि संगलाख के माने होता है सबसे मुश्किल जो आपका वक्त होता है, जो सफ़र होता है उसको संगलाख कहते हैं। आप ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब आपका
जो हमारा जो है जब जाने का वक्त होता है, दुनिया को छोड़ने का वक्त होता है, वो शायर कैसे बांधता है और उसको कैसे शायरी के ज़रिए प्रस्तुत करता है, आपके सामने समझाने की कोशिश करता है, वो उसकी बानगी को समझिएगा। आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ, होगा न कोई कारवां, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ। अब देखिए आप सबकी मोहब्बत, अब मक्ता का शेर पेश कर रहा हूँ जो इस नाचीज़ को चाहिए, जो सपना है मेरा, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ वो होते हैं, एक तरफ डीडी उर्दू से कवि हाजिब कार्यक्रम के निर्देशक निर्माता, और दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक। आप ने भी अनेक कवियों को, चाहे वो हिंदी के हों, अभी सर्वभाषा कवि सम्मेलन आपके ही उसमें देख रेख में प्रमुख रूप से आपकी योजना रहती है। अनेक आपने सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, एक दो कार्यक्रमों में भी रहा उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कार्यक्रम निदेशक हैं आकाशवाणी के, आप कवियों का मानस बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उसका एक मूल कारण क्या है कि आप खुद एक चर्चित गजलकार हैं। केवल आकाशवाणी का निदेशक होना ही काफ़ी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब एक इतने उस्ताद शायर हैं, वैसे ही डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी बहुत ही संवेदनशील रचनाधर्मिता करते हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी को आमंत्रित करता हूं शानदार कविताओं के लिए। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद और आभार गणेश जी का। एक तरफ मेरी ड्यूटी होती है, एक है, दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना नज़्म से जानते हैं कितना मुश्किल होता है। कम से कम 1000 कवि हैं दिल्ली में, और कम से कम 1000 कवि हैं। खुद को पाना और तो खैर, उनके बीच खुद को पाना तो खैर, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं वो कम से कम 1000 प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख कवि हैं वो कम से कम 1000 प्रमुख कवि हैं। बाकी तो जितना ईश्वर ने जितना हमें का वरदान दिया है उसे हम किसी तरह जो ड्यूटी का वरदान दिया है उसे हम किसी तरह निभा रहे हैं, उसे निभाते रहेंगे। पीसीआर आवाज क्लियर है? ठीक, कंटिन्यू। ठीक। दरअसल ये माहौल गणतंत्र का माहौल है। दरअसल ये माहौल गणतंत्र का माहौल है। हमारे यहाँ 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक चलता है। 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक चलता है। और बसंत पंचमी भी है। एक गजल के चंद शेर, तो मैं उस माहौल की एक गजल के चंद शेर पढ़ देता हूँ कि बादल जितनी साजिश कर ले, सात समंदर, कि बादल जितनी साजिश कर ले, कि बादल जितनी साजिश कर ले, ये रंग सात समंदर पार से ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। कि बादल जितनी साजिश कर ले,
बादल जितनी साजिश कर ले, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा। और चाहे आग घाटी के रास्ते, और चाहे आग घाटी के रास्ते, या सहरा चाहे आग घाटी के रास्ते, कि या सहरा हो सागर से, या सहरा हो सागर खड़े हैं भूखे शेर कतार से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। चाहे आग घाटी के रास्ते, कि चाहे आग घाटी के रास्ते से, या सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से खड़े हैं। और अभी एक फिल्म आई है कतार से, और अभी एक फिल्म आई हो रही है धुरंधर। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे देशों ने उस पे, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे देशों ने उस पे मैंने फिल्म देखी, पाबंदी लगा दी है। ऐसी बात नहीं है, हाँ थोड़ी सी मार धाड़ देखी उसमें, कुछ ऐसी बात नहीं है, हाँ थोड़ी सी मार धाड़, फिल्म को ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो सब बच्चे ना देखें, पर फिल्म को ऐसी समाज या किसी उसके नाम पे, राष्ट्र या किसी समाज या किसी के नाम पे एक ऐसा ना करो, इसका संदेश है। तब मैं कहता हूँ कि तेरे चमन में भी महकेंगे, मैं कहता हूँ कि तेरे चमन में भी महकेंगे, कि तेरे चमन में भी महकेंगे, कि तेरे चमन में भी महकेंगे। आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार, बीज अमन के मेरे इस गुलजार, कि तेरे चमन में भी महकेंगे, कि तेरे चमन में भी महकेंगे। आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। और मेरे जो गुलजार से शेर हैं ये, और राजपथ परिणाम पढ़े जाते हैं, शेर हैं ये राजपथ परिणाम पढ़े जाते हैं, और अभी भी अनेकों साल तक पढ़े गए, और अभी भी। तो वो आखिरी शेर जिसकी वजह से ये गजल राजपथ तक पहुंची है, वो आखिरी शेर जिसकी वजह से ये गजल राजपथ तक बादल जितनी साजिश कर ले सात समंदर पार से, जितनी साजिश बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और राजपथ की माटी से वो हवा में, और राजपथ की माटी से वो हवा में, राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते, राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, ये कह देना पैगाम हमारा मोहब्बत है, ये कह देना कि राजपथ की माटी से वो हवा में, राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, ये कह देना पैगाम हमारा मोहब्बत है, बादल जितनी संसार से, बादल जितनी साजिश कर ली, सात समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं वो विद्वान कवि है, संवेदनशीलता उनकी कविताओं में झलकती है। जैसे मैंने पूर्व में परिचय बताया था, संजीव जैन जी, पूर्व में आप अभी हाल ही में आपने सेवानिवृत्ति ली है, आप पूर्व में प्रधान न्यायाधीश करकड़ुमा जिला अदालत के आप रहे हैं, और आपकी मैंने अनेक रचनाओं को सुना है। तो मैं ऐसे विद्वान कवि संजीव जैन जी को सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बड़े बड़े कवि मंचासीन हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक जज रहा हूँ 33 साल तक, कुछ कविताएं भी लिखता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक गीत सुनाने की। उम्मीदों के दिए जला दूं। संवाद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और संवाद की समस्या से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कैसे आधुनिक जीवन आगे बढ़ता है और संवाद की समस्याओं से जूझता है, उसमें आशा का एक गीत है ये, उम्मीदों के दिए जला दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। बहुत सुंदर। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। तेज धूप में चलते चलते सुख की छाया भूल गए हम।
भूल गए कि कभी महकते मधुबन के झोंके थे हम भी, झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। खुद झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। भाग दौड़ में भूल गए जो, भाग दौड़ में भूल गए जो, भूली बिसरी याद दिला दूं। टूट गए जो नाजुक सपने, उनमें जीवन प्राण जगा दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। अगला अंतरा देखिएगा। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कहीं दर्द के अंधियारे में उत्सव और आह्लाद खो गए। जीवन की हर दुर्घटना का दोषी खुद को मान लिया बस। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। जीवन की तपती धरती पर, जीवन की तपती धरती पर बादल और बरसात बुला दूं। जीवन के इस निर्जन वन में फिर खुशबू के फूल उगा दूं। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। कभी अहम से हम जा उलझे, कभी अहम से हम जा उलझे। कभी स्वार्थ अपनों से उलझा। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी थी। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी सी। सस से आंख मिचौनी में फिर अपना जीवन कभी न सुलझा। उलझे उलझे इन रिश्तों की, उलझे उलझे इन रिश्तों की आसारी गांठें सुलझा दूं। आहत मन के सब जख्मों पर अश्रुधार का लेप जगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और इसका अंतिम अंतरा है। मन के मान सरोवर के सब, मन के मान सरोवर के सब कमलों को अब गले लगा ले। रूठा है बासंती मौसम प्रेम से अपने पास बुला ले। तेरे भीतर जीवन का प्रकाश सहम कर बैठा अब भी। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। नरम चांदनी, नरम चांदनी शीतल किरणें स्वप्न धरा पर चांद बुला दूं। सूख गया है जो अंतस में प्रेम गीत संगीत जगा दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी दिल की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी अंतराल में जब मैं गया था तो अंतराल में एक बात सामने निकल के आई थी कि साहब महिलाएं जो है बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल हृदय का होता है। तो वहीं जो है हमारे साथ में बैठी हुई ये महिलाएं जो कवित्रियाँ आज उपस्थित हैं, इन्होंने इस बात का विरोध किया। तो मुझे वो तर्क बताना पड़ा कि भाई साहब, महिलाएं मानता हूं कि आप जो है अपनी बात मजबूती से रख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं साबित करूंगा कि महिलाएं कैसे कठोर होती हैं। ये विद्वानों ने मुझे बताया। तो उन विद्वानों ने बताया कि बोले अगर कोई महिला जो है बस पर जा रही है और बगल की सीट में कोई पुरुष बैठा हुआ है और उस पुरुष को अगर जरा सी नींद आ जाए और वो एक कैसे कर ले तो तुरंत से जो है चट्टा पड़ता है। ये महिलाओं का कठोरपन है। वहीं पुरुषों का आप देखिए कि कितने वो फूल से होते हैं, कितना उनका हृदय जो है कोमल होता है कि अगर सीन उल्टा हो और महिला को नींद आ जाए और पुरुष बगल में बैठे हो तो पुरुष को अगर दिल्ली से मथुरा जाना हो, भाई साहब आगरा तक चला जाएगा, ये नहीं कहेगा हटा। ये हास्य है।
और इस हास्य से जोड़ने के लिए अब हमारे बीच में पधार रहे हैं एक कवि जिनका नाम होता है रवि अरोड़ा, जो दिल्ली से हैं। ये वही कवि हैं जो मथुरा के बजाय आगरा जाकर के उतरेंगे। आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है, दिल्ली से हूँ मैं। हास्य रस शुरू बचपन से सुनता आ रहा हूँ। काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी और सुरेंद्र शर्मा, तो इसी वजह से उनकी प्रेरणा लेके मुझे भी यही शौक चढ़ाया। तो ये मेरी कविता है बीवी और गर्लफ्रेंड। आप लोगों ने देखा होगा समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शादी के बाद भी बाज नहीं आते। दूसरी के चक्कर में रहते हैं। वही तो लेकिन जब पोल खुलती है क्या हाल होता है, ये मेरी कविता में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी। कहते हैं ऊंट कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। और आदमी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी धोखा खा ही जाता है। वाह वाह। मैं भी अपने आप को बहुत चालाक समझता था। दोस्तों रिश्तेदारों में मेरे नाम का सिक्का चलता था। वाह वाह वाह। 6 अंकों में थी कमाई, भगवान ने गोल्डन पेन से किस्मत थी बनाई। जिंदगी की हर बुराई मैंने चखी थी, बीवी और 2 बच्चे होते गर्लफ्रेंड मैंने। हाय क्या बात है। खुशियों के घूंट स्कॉच की तरह पी रहा था। अपनी जिंदगी में बड़े मजे से जी रहा था। लेकिन बुजुर्ग हमारे कभी गलत नहीं कहते। बुरे दिन तो बुरे दिन, अच्छे दिन भी सदा साथ नहीं रहते। पता ही नहीं चलता कब हो जाती शुरू बर्बादी है। घर गया तो बीबी बोली सुनो अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। मैंने कहा कोई बात नहीं हुजूर, मेरठ ही तो जाना है, कौन सा है दूर। साली की शादी में खुशी खुशी साली को विदाई दूंगा, ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले लूंगा। अगले दिन महबूबा से मिलने गया तो श्रृंगार कर रही थी। बड़ी बेचैनी से वो मेरा इंतजार कर रही थी। बोली सुनो अगले हफ्ते मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे भाई की शादी है, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। अब हाँ करने के अलावा मेरे पास क्या था चारा, और औरत के आगे मैं क्या चीज हूँ, विश्वामित्र भी था हारा। अब हाँ करने के अलावा मेरे पास क्या था चारा, औरत के आगे मैं क्या चीज हूँ, ऋषि विश्वामित्र भी था हारा। गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने का सोच लूंगा रास्ता, क्योंकि मैं अपने आप को चालाक जो था समझता। अचानक दिमाग में आ गया एक बहाना। अगले हफ्ते तो मुझे पटना पड़ रहा है जाना। शोर मचाकर उसने आसमान सिर पे उठा लिया। सोने का एक गिफ्ट देके मैंने उसे पटा लिया। वाह। सोना तो आपको पता है औरत की कमजोरी होती है। ये सब जान सकते हैं। ये सब निपटा कर मैंने बड़ा सुकून पाया। बीवी बच्चों के साथ मैं मेरठ निकल आया। वाह वाह वाह। मुझे क्या पता था मेरा ये सुकून है टेम्परेरी, और इस बार बड़ी जोर से वाट लगने वाली थी मेरी। इस बार बड़ी जोर से वाट लगने वाली मेरी कुछ होने वाला है, मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही थी। ऊपर से सुबह से मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही थी। बड़े दिनों के बाद मुंह पर भगवान का नाम आया। बारात आ गई, उसके स्वागत के लिए मैं आगे निकल आया। बारात में सबसे आगे मुझे सजी जजी मेरी गर्लफ्रेंड नजर आई। हाय। मुझे देखते ही बड़ी जोर से चिल्लाई। अब ये बात समझ में आई कि दूल्हा मेरी गर्लफ्रेंड का था भाई। हाय। मैं समझ गया एक अब घटने वाली है कोई भयंकर घटना। वो बोली तुम यहाँ, ये मेरठ है ना कि पटना। मेरी आंखों के आगे तो धुंध सी छा गई। शोर सुन के मेरी बीबी भी आगे आ गई। बोली कौन है ये कलमुई जिससे बतिया रहे थे। गर्लफ्रेंड बोली कौन है ये चुड़ैल। गर्लफ्रेंड बोली कौन है ये चुड़ैल, फिर तुम तो पटना जा रहे थे। मैं चुप, गर्दन नीचे, जैसे ईद का बकरा हूँ जो कटने वाला है। मुझे लगा मैं हिरोशिमा और नागासाकी हूँ जिस पे परमाणु बम फटने वाला है। हाय वाह 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 वाह, क्या कल्पना है कवि की। मेरा शरीर पसीनों पसीन और तेज धड़क रही थी छाती। सच कहते हैं लोग, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। हाय। इन दोनों को इकट्ठा देख के
इन दोनों को इकट्ठा देके मेरा तो सांप सूंघ गया। दोनों झिंझोड़ते हुए बोली, जवाब क्यों नहीं देते, क्या सांप सूंघ गया? मैं क्या बोलता, मेरी तो घंटी बज गई। मुझे चुप देकर वो दोनों माजरा समझ गई। गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा तो ये बात है, मैं क्या तुम्हें उल्लू नजर आती हैं? बीवी बोली, अच्छा ये बात है, चलो घर चल के बता दी। बीवी का पैर डाल लो, घर चलो बता दी। तो दोस्तों, अपनों से बेइज्जत होकर जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है, और डूबता है बीच नदी में जो दो नावों में सवार हो जाता है। बहुत सुंदर। समाज में रहकर उसके उसूलों के खिलाफ जाना ये शरीफों का कायदा नहीं। कुछ नहीं रखा, ये बेकार की बातें हैं, इन बातों का कोई फायदा नहीं। बीवी तुमसे गर्लफ्रेंड सिर्फ पैसे से प्यार करती है। बाहरी चमक इंसान का दिमाग खराब करती है। चैन से रहना है, अपने आप को घर गृहस्थी की तरफ मोड़ दो, और बीवी होते भी यदि गर्लफ्रेंड है तो उससे आज ही छोड़ दो। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। लोक लुभावन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा संदेश आपने दिया हुआ है। उम्र के इस पड़ाव में आपने जो रचना सुनाई, ये रचना निश्चित तौर पर आपने अपने हास्य के लिए कम बल्कि युवाओं को संदेश देने के लिए ज़्यादा लिखी है। और ऐसे ही संदेश देते हुए एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है कि हम उनकी तिरछी नज़र पर मदहोश हो गए, हम उनकी तिरछी नज़र पर मदहोश हो गए, हम उनकी तिरछी नज़र पर मदहोश हो गए, और जब जाना उनका ढेड़ापन तो बेहोश हो गए। और ये बेहोश होने के बाद में हमारे ऊपर जब पानी के छींटे डाले गए तो वो पानी समुद्र का खारा पानी था। चूँकि हमने खारापन का काम भी किया था, तो वो खारेपन का पानी लेकर के हमारे बीच में पधारे हुए जो आपको सुनाएंगे अपनी शब्दों की जादूगरी से कमल चालीसा, उनका नाम होता है कवि आदेश। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। माननीय कवि जी ने जो कविता सुनाई उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए कमल चालीसा का गायन करके सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। कमल कमल है कमल दल, कमल निशान महान, ब्रह्म श्री शारद सहित अष्ट कमल शिव जान। कमल सनातन धर्म प्रणेता, कमल विधि शासन जनहेता, कमल अलौकिक पुष्प प्रधाना, कमल है जन जन के हित आना, कमल जगत सद्भाव अपारा, कमल बहाए निरंतर धारा, कमल अमत आनंद मनोहर, कमल का क्या कोई देखे जौहर, कमल शुद्ध सुंदर शुभ नाना, कमल अमल का बड़ा खजाना, कमल धर्म अरुनीति विभूषण, कमल मिटाए हर प्रदूषण, कमल नाम कोमल अति माना, कमल अटल पथ गम गयाना, कमल स्वतंत्र रूप का मौजी, कमल न भाए कहीं अलगौजी, कमल सरल चित संत विचारा, कमल आत्म का करे सुधारा, कमल प्रेम का एक निशाना, कमल बीच बिच जन्म सुजाना, कमल एक आदर्शन माना, कमल न ओढ़े जल परिधाना, कमल मूल भक्ति का कारण, कमल प्रचारक कमल प्रसारण, कमल से रिश्ते न्यू मजबूती, कमल की हर युग बजी है तूती, कमल का भाव सहज संसारा, कमल वृष्टि नभ भई अपारा, कमल का जन जन हाथ में आना, कमल विश्व ने अनुपम माना, कमल सभी का है इकलौता, कमल न करे खोटे समझौता, कमल है भारत वर्ष का प्यारा, कमल ने सबको हर पल तारा,
कमल विष्णु नाभि जन्माया, कमल से ब्रह्म जन्म उपजाया। कमल में बैठे ब्रह्म विस्तारा, कमल सकल जन्मा संसारा। कमल है सबका घट रहवासी, कमल सृष्टि का है अधिशासी। कमल निरंजन जन दुख भंजन, कमल विष्णु की आँख का अंजन। कमल निरामय सद्गुण योगी, कमल से काया खिले निरोगी। कमल की अद्भुत जग में करनी, कमल की महिमा बहुविधि वर्णी। कमल कमल समाज को जोड़े रखता, कमल का पूजन कमल की सेवा। कमल पलट दे दूषित तख्ता, कमल नयन कमलापति देवा। कमल का पूजन कमल की सेवा। कमल कमल में नील कमल है, कमल कोटि में एक कमल है। कमल कला कौशल का ज्ञानी, कमल की महिमा न जाए बखानी। कमल कला सरिता गुण गाहक, कमल न लड़े कभी भी नाहक। कमल खड़ा सब जगह अकेला, कमल सबहीं पुरजोर धकेला। कमल एक सिद्धांत सुहाना, कमल सत्य का एक ठिकाना। कमल एक के जो आधारा, कमल होता रही हर पल पारा। कमल है एक देवों के हाथों, कमल बड़े दिन दिन अरु रातों। कमल विचार है उच्च विचारी, कमल सदा नीति समचारी। कमल फूल के जन जन नायक, कमल सत्य का है परिचायक। कमल केंद्र बिंदु का राजा, कमल है हर सह में महाराजा। कमल का सबसे बड़ा है शासन, कमल सभी जन का सुशासन। कमल कमल है कमल सरोवर, कमल से बड़ा न कोई बरोबर। कमल नीति का अनुसंधाना, कमल का हर फन रहे जमाना। कमल सकल भ्रम पल में तोड़े, कमल से नाता जो भी जोड़े। कमल भाजपा ध्वजा निशाना, कमल कर्म योगी जग जाना। कमल निशान है देवों का आसन हाथ प्रमाण। राष्ट्र धरोहर कमल है सत्य प्रतीक महान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा होगा कि एक कवि तमाम कविताएं रच करके भी उतने शब्द, उतने भाव और उतना यात्रा आपकी नहीं करवा पाएगा जो शायद इस कमल चालीसा के माध्यम से कवि आदेश ने आपको विविधताएं कमल की बताई। आप देखिए कि एक एक विषय कितना महत्वपूर्ण है इस सृष्टि में जो ईश्वर ने बनाया हुआ है। इस प्रकृति का एक कमल पुष्प देखिए, उस पर कमल चालीसा बन गया और इस सृष्टि में ऐसे 40,000 पुष्प हैं। अगर उन सब पर चालीसा लिखा जाएगा तो कितनी महिमा है इस सृष्टि की। इस सृष्टि में आपकी ये महिमा अगर आपने समझी है तभी आप भक्ति को समझ पाएंगे। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। उठा करके देख लीजिए इतिहास। हाँ, ये बात अलग है कि लोग जो आडंबरी होते हैं, जो काल नेमित के तरह के लोग होते हैं, वह आपको देखने को मिल जाए तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है। लेकिन जो वाकई में भक्ति मार्ग पर चल रहा होगा वह सांसारिक तमाम वृत्तियों को किनारे करते हुए अपने इष्ट की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे अग्रसर रहता है। आइए, इस भक्ति से जुड़ने का जब अवसर मिलेगा तो हमें अर्चना करनी पड़ेगी और अर्चना के साथ में हम चलेंगे कन्नौज से पधारी हुई अर्चना मिश्रा आर्या जी के पास में, और वह भक्ति का एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं भैया प्रशांत जी, इनको भी धन्यवाद। प्रवीण सर को धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को और सभी महिलाओं को, सभी कवित्रियों को धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आपके समक्ष भोलेनाथ को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। पंक्तियाँ हैं।
जीवन के हर पन्ने पर गर तेरा हो नाम नहीं हो भोले, जीवन के हर पन्ने पर गर तेरा हो नाम नहीं हो भोले, तो मेरा कोई काम नहीं, जगत में मेरा कोई काम नहीं। जीवन के हर पन्ने पर गर तेरा हो नाम नहीं, जगत में मेरा कोई काम नहीं, जगत में मेरा कोई काम नहीं। ये जीवन अर्पण है तुझको, दे दे बस तेरा दर्शन मुझको, तर जाऊं मैं भवसागर पर बिन तेरे आसान नहीं, जगत में मेरा कोई काम नहीं, बिन तेरे मेरा कोई काम नहीं। गौरा संग तेरा करूं मैं दर्शन, बेल पत्र जल तुम्हें समर्पण, गौरा संग तेरा करूं मैं दर्शन, बेल पत्र जल तुम्हें समर्पण। कृपा करो हे दीन दयाला, मिलते तुम बिन राम नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जगत सुंदर, में बहुत मेरा कोई काम नहीं, बिन तेरे मेरा कोई काम नहीं। कुमकुम चंदन हार चढ़ाऊं, कमल पुष्प से तुम्हें मनाऊं, कुमकुम चंदन हार चढ़ाऊं, कमल पुष्प से तुझे मनाऊं, बिन देखे शिव शंभू को करूं मैं 16 श्रृंगार नहीं। वाह। जगत में मेरा कोई काम नहीं, बिन तेरे मेरा कोई काम नहीं, हो भोले मेरा कोई काम नहीं। सब रूपों में तुम ही हो दिखते, प्राण मेरे अब तुझ में बसते, श्वास श्वास में तुम्हें पुकारे, तन मन को विश्राम नहीं। जगत में मेरा कोई काम नहीं, हो भोले मेरा कोई काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको सुनाऊंगी कि एक कविता क्या कहती है, वो कहाँ जाना चाहती है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम भारत भूमि में रहते हैं तो देशज भाव को कभी न छोड़ें, ये कविता की विशेष डिमांड होती है हमारे भारतवर्ष में। तो कविता कहती है कि राजो रजवाड़ों के पग में वंदन 100 बार, राजो रजवाड़ों के पग में अर्पित 100 बार, और रति रस रौद्र अनुग्रह के हैं दर्शन बारंबार, रति रस रौद्र अनुग्रह के हैं दर्शन बारंबार। आज न अपने स्वर्ण कणों में रूप खोजने जाऊंगी, आज न प्रीतम प्रिया बन विरहा के गीत सुनाऊंगी। गहन सिंधु उत्तुंग शिखर पर तुमने मुझे संवारा है, गहन सिंधु उत्तुंग शिखर तक तुमने मुझे संवारा है, संपूर्ण कलेवर रुच रुच कर तुमने मुझे निखारा है। अब ना अपनी रूप माधुरी का यौवन छलकाऊंगी, अब ना अपनी रूप माधुरी का यौवन छलकाऊंगी, और ऊंचे महल अटारी के फिर गीत वही ना गाऊंगी। मुझको भी तो पगडंडी पर चलना अच्छा लगता है। कविता कहती है कि मुझको भी तो पगडंडी पर चलना अच्छा लगता है, अमुआ जामुन नीम व्रंत पर झूलना अच्छा लगता है। देशज भाव कविता का। वहीं रहूंगी भोर सांझ के किस्से नए बहार के, लेकर आऊंगी बौर कुओं मेढ़ों माटी छप्पर और फुहार के। धन्यवाद भैया। आपने देखा कि भैया भोले शंकर जी के पास पे भी जब हम अर्चना करने गए तो हमें उस कमल की आवश्यकता पड़ी, और कविता के विविध स्वरूपों का जब परिचय हो रहा था तो कविता का जो अंत है, कविता का जो मूल है वो क्या है? मन भावन मनोहार है कविता, और ममता मधुर दुलार है कविता। ये आपको विषय कविता में देखने को मिलेंगे कि मन भावन मनोहार है कविता, ममता मधुर दुलार है कविता, और एक झलक में ललक जलाता सभी का पहला प्यार है कविता, सभी का पहला प्यार है कविता। तो ये कविता का जब पहला प्यार होता है तभी उस पहले प्यार पर आकर के लोग जो है प्रेम के गीत लिखते हैं, उस पहले प्यार को समझ करके लोग वीरता के गीत लिखते हैं, उस पहले प्यार को समझ करके लोग मानवता के गीत लिखते हैं, उस पहले प्यार को समझ करके लोग शिक्षाप्रद गीत लिखते हैं।
आइए, ये शिक्षाएं, ये कविताएं और आगे बढ़ेंगी। मैं बुलाना चाहता हूं अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में पधारी हुई संजू रानी संजना जी को, जो यह प्रेम कविता का उन सरहद के सिपाहियों के लिए लेकर के आई। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम मैं विद्वत जनों को सादर नमन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ एक मुक्तक के साथ। बादलों की गर्जना में, बादलों की गर्जना में एक नया सा गीत गोई, बादलों की गर्जना में एक नया सा गीत गोई, एक घटा में फिर सिसकती सी रही एक बूंद कोई, एक घटा में फिर सिसकती सी रही एक बूंद कोई। ये जो मेरी कविता है, ये सरहद, हमारे सरहदों की जो दूरियां हैं, हम जितनी कम करने की कोशिश करते हैं ये दूरियां और उतनी बढ़ जाती हैं। सरहदों पे हमारे वीर सैनिक सर्दी गर्मी धूप बारिश सब कुछ सहन करते हैं, परंतु ये दूरियां कम होने का नाम नहीं लेती हैं। सियाचिन में अभी हमने देखा कितने सारे हमारे वीर सैनिक ठंड से ठिठुर कर बर्फ़ में जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, शहीद हो गए। तो पर ये हमारी जो दूरियां हैं, मजहबों की जो दूरियां हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेती हैं। सुनिएगा। इसी सरहद से उस सरहद तक दूरियां ही दूरियां, इसी सरहद से उस सरहद तक दूरियां ही दूरियां, जाने कब होंगी ख़त्म ये सरहदों की दूरियां, कितनी जाने लेंगी अब ये दुश्मनों की टोलियां, कितनी जाने लेंगी अब ये सरहदों की दूरियां, इसी सरहद से उसी सरहद बस दूरियां ही दूरियां। जब भी हम सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर रहें, एक भाईचारे की तरह रहें, परंतु फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे दीमक हैं, दीमक ही मैं बोलूँगी उनको, जो अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारे देश को खा रहे हैं और आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। तो आगे की मेरी पंक्तियाँ सुनिएगा। क्या कभी हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई होंगे, क्या कभी हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई होंगे, या यूं ही बस खून की होली में लिपटे जाएंगे, या यूं ही बस खून की होली में लिपटे जाएंगे, नफरतों की आग में हम सब सुलगते जाएंगे, नफरतों की आग में हम सब सुलगते जाएंगे, इसी सरहद से उसी सरहद बस दूरियां ही दूरियां। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब समस्त देशवासियों ने एक स्वप्न देखा होगा कि हम सब आज़ाद हो गए, खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हमारा देश अब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा, हमारा देश कभी एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। परंतु हमारा ये जो स्वप्न है, मानो एक स्वप्न की तरह ही रह गया है। सुनिएगा मेरी आगे की पंक्तियाँ। स्वागत है। आज़ादी के वक्त हमने सोचा था हम एक हैं, आज़ादी के वक्त हमने सोचा था हम एक हैं, आज़ादी के वक्त हमने सोचा था हम एक हैं, पर क्या पता था कुछ ही क्षण में सब खत्म हो जाएगा, क्या पता था कुछ ही क्षण में सब खत्म हो जाएगा, सोने की चिड़िया का स्वप्न फिर कहीं सो जाएगा, सोने की चिड़िया का स्वप्न फिर कहीं सो जाएगा, भेड़ियों की भीड़ में ये इंसान कहीं खो जाएगा, भेड़ियों की भीड़ में इंसान कहीं खो जाएगा, इस सरहद से उस सरहद बस नफरतों की दूरियां,
इसी सरहद से उसी सरहद बस दूरियां ही दूरियां। एक और मैं अपनी एक रचना, क्योंकि जब एक कवि अपनी कविताएं रचता है तो सिर्फ एक विधा को लेकर नहीं रचता है, उसके मन में जैसे जैसे भाव जागृत होते हैं वो उसी के अनुसार अपने काव्य को कविता के रूप में ढाल देता है। तो आगे की मेरी जो ये कविता है, दूसरी रचना, आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मेरे भावों को सुन रहे हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, प्रशांत जी का आभार प्रकट करती हूँ, बहुत सुंदर मंच का संचालन करते हैं। आगे की मेरी दूसरी रचना सुनिएगा। जब एक प्रेयसी बहुत दिनों बाद अपने प्रिय से मिलती है तो उसके मन में बहुत सारे भाव जागृत होते हैं, बहुत सारे गिले शिकवे भी होते हैं कि इतने दिनों बाद आए मेरे से मिलने के लिए। तो अपने शिकायतों को, अपने भावों को वो किस तरह से व्यक्त करती है, सुनिएगा। मैं ऐसे जी रही हूँ, मुझको बस तेरी कमी सी है। मैं ऐसे जी रही हूँ, मुझको बस तेरी कमी सी है। तेरे चेहरे पे चेहरा और आँखों में नमी सी है। तेरे चेहरे पे चेहरा और आँखों में नमी सी है। अब उन दोनों ने मिलकर जो ख्वाब देखे थे वो अपने प्रेमी को याद दिलाती है कि उनके बारे में सोचो, उन्हें सच बनाओ। आगे की मेरी पंक्तियां सुनिएगा। वो ख्वाबों का परिंदा देखो उड़ता जा रहा है दूर। वो ख्वाबों का परिंदा देखो उड़ता जा रहा है दूर। उसे पकड़ो संभालो, उसको अब अपना बना लो तुम। उसे पकड़ो संभालो, उसको अब अपना बना लो तुम। अब वो देख रही है कि मैं इतने दिनों के बाद आए मेरे से मिलने के लिए और अभी भी कुछ संतुष्टि वाले भाव कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अपने भावों को किस तरह से प्रकट करती है, थोड़े नाराज़गी के स्वर में। मैं नदिया तू समुंदर, तुझ में मिलना चाहती हूँ मैं नदिया तू समुंदर, तुझ में मिलना चाहती हूँ मैं। तू मेरा एक मुकद्दर, तुझ में सब नदियाँ समाई है। तू मेरा एक मुकद्दर, तुझ में सब नदियाँ समाई हैं। और वो धीरे धीरे थोड़ा सा उदास होती जा रही है कि कोई भी शब्द ये कह नहीं रहे हैं, कुछ मुझे दिलासा नहीं दे रहे हैं कि इतने दिनों बाद आए मेरे से मिलने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कहीं और भी प्रेयसी हों। तो वो किस तरह से अपने भावों को प्रकट करती है। मेरी आँखें हैं खाली और होठों पे उदासी है। मेरी आँखें हैं खाली और होठों पे उदासी है। तुम ही बोलो ये कैसी बेरुखी कैसी ख्याली है। तुम ही बोलो ये कैसी बेरुखी कैसी ख्याली है। तेरे चेहरे पे चेहरा और आँखों में नमी सी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि सरहद की बात हुई, सरहद के साथ में जो है विरह की भी बात हुई, और उस विरह का वह सीन आपके सामने आया जब आपने देखा कि कोई छुट्टी पर आया है और रूठने मनाने का क्रम चल रहा है। साथियों, भी इस तरीके के कई वाकयात आपके जीवन में आते हैं कि भाई साहब 7 दिन की छुट्टी पे आए हैं और पहले ही दिन कोई ऐसी बात हो गई जिस बात के कारण 5 दिन इस बात में निकल गए कि भाई साहब मनाते रहे और वो मानी नहीं। 7वें दिन जो है या 6वें दिन जब जाने का समय आया तब वो रोक रही बैठ के कि अब तुम जा रहे हो। तो ये क्रम चलता रहता है और पति पत्नी के बीच में। किसी कवि ने कल्पना में कहा हुआ है कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम्हारी इसी अदा पर तो प्यार आता है। और आप जो है दर्शकों जुड़े रहिएगा, आपकी इसी अदा पर तो प्यार आता है। आइए चलते हैं। सतमोला कवियुग चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियुग चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियुग चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं।
इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।